हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने जहां बात रोकी थी वो ये थी कि कोई एक महान शक्ति, कोई देश जो है वो महान बिग पावर कैसे बनता है। तो हमने उसमें कुछ डेटा देखे थे भारत और चीन की कन्वेंशनल मिलिट्री पावर के बारे में। लेकिन हमने बात रोक दी थी कि कोई भी देश केवल कन्वेंशनल मिलिट्री पावर से एक महान शक्ति नहीं बन सकता है। तो आज हम देखेंगे कि वो क्या क्या मुद्दे हैं, आयाम हैं, डायमेंशंस हैं जो कि एक देश को एक महान शक्ति बनाते हैं। तो उनमें मिलिट्री पावर जो कि हमने डिस्कस कर ही ली है, उसके साथ मिलिट्री पावर इन स्पेंडिंग, इकॉनमी, इंडस्ट्रियल बेस, टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट पावर और अलाइज। ये यहीं तक सीमित नहीं है लिस्ट, बहुत से अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये कुछ मेन हैं जो कि एक देश को आगे बढ़ाने में, सक्षम बनाने में और शक्तिशाली बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम कंटिन्यू करेंगे मिलिट्री पावर के बारे में। उसमें हम गौर करेंगे भारत और चीन के ऊपर मूलतः। तो इसमें मिलिट्री पावर में अगर बजट को देखा जाए तो भारत का जो बजट है वो 73.8 बिलियन रहा है, जबकि चीन का जो डिक्लेयर्ड बजट है वो 225 बिलियन है। लेकिन सिप्री जो कि एक संस्था है जो रिसर्च करती रहती है, उसके हिसाब से चीन का जो मिलिट्री बजट है वो 280 से 355 बिलियन तक हो सकता है। इसका मतलब चीन अपना मिलिट्री बजट जो है वो लो डिक्लेयर करता है। तो ये लगभग 3.5 to 4 टाइम्स जो भारत का जो मिलिट्री बजट है उसके बराबर है। लेकिन मेन मुद्दा इसमें यह आता है कि आपके पास बचता कितना है। आपने मिलिट्री बजट डिक्लेयर किया, लेकिन पे एंड पेंशन और बाकी सन्ड्री जो एक्सपेंडिचर है उसको करने के बाद आपके पास कितना बचता है। भारत जो है ये अपने सैनिकों की पे, पेंशन, जो सिविलियंस हैं डिफेंस में काम करते हुए, उनकी पे, पेंशन के ऊपर 53% खर्च करता है। बाकी बचा 47%, उसमें से करते कराते केवल 23% रह जाता है जो कि न्यू मिलिट्री हार्डवेयर पे खर्च किया जाता है, जो कि अभी तक देखा गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि चीन भी कुछ इसी राह पर है, और आगे बाकी और देशों को देखें तो उनका भी कुछ यही हाल है। फिर आता है कि आपको इतना बड़ा बजट अगर आपका है तो आपको कितने लोगों को सुरक्षा देनी है, कितनी बड़ी आपकी जनसंख्या है, कितना आपका एरिया है, कितना बड़ा आपका बॉर्डर है, और आप कितने देशों के साथ वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भारत जो है उसकी जो टेरिटरी है वो चीन से लगभग 2.9 टाइम्स कम है। तो चीन इतना बड़ा है कि लगभग वो 3 गुना भारत के क्षेत्र से बड़ा है उसका क्षेत्र। फिर भारत का लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर का है, जबकि चीन का 22,800 किलोमीटर है। भारत के पास केवल 5 देश हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जबकि चीन के साथ 13, अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को निकाल दें तो। भारत की कोस्ट लाइन जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि चीन की 18,000 किलोमीटर है। भारत मैरीटाइम बॉर्डर केवल श्रीलंका से शेयर करता है, जबकि चीन 6 देशों के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन चीन का जो
डिस्प्यूट, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट, मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो 22 देशों के साथ है। इसमें आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हार्डवेयर, जो हमने पिछली बार आपको स्लाइड्स में दिखाया था कि इसके पास कितना है, इसमें बहुत सारे और मुद्दे हैं। एक तो अगर आपने खुद हार्डवेयर प्रोड्यूस किया है या आपने किसी कंट्री से प्रोक्योर किया है, उसकी 100% एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि उसकी जो पावर है, उसकी जो क्षमता है, उसको आप पूरी तरह यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो सेना है वो कितनी ट्रेंड है, उसकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 100% उस इक्विपमेंट को एक्सप्लॉइट कर पाए। फिर आता है कि आप उसको सर्विसबिलिटी कितनी है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। प्रोक्योरमेंट रेट, किस तेजी से आप किसी इक्विपमेंट को प्रोक्योर करते हैं, उसको खुद अगर आप बना रहे हैं या कोई और देश बना रहा है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो अगर आपने एक इक्विपमेंट बना लिया या आपने खरीद भी लिया, जैसे हमने बताया कि उसको एक्सप्लॉयटेशन एक तरीका है, बट उसके अंदर जो वेपन्स एंड इक्विपमेंट है, अगर आपने एक शिप ली है या एक फाइटर प्लेन लिया है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि केवल एक डब्बा जो कि आपका एक शिप है कोई या प्लेन है, वो आपको सेव नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके अंदर के इक्विपमेंट आपको सेव कर पाएंगे। तो उनकी साथ साथ आप उसको स्ट्रेटजी कैसी है, किसी देश की स्ट्रेटजी पे अगर आपके पास इक्विपमेंट है बट आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, तो आप अगेन वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने देखा अभी कि यूक्रेन की वॉर में रशिया और यूक्रेन, आप रिस्क कितना लेने वाले हैं। हालांकि रशिया ने इसमें बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन उससे बड़ा रिस्क जो है यूक्रेन ने लिया है। तो ये एक बहुत गौर करने वाली बात है कि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है और वो रेडी है बड़े लॉस को लेने के लिए। तो इसमें अगेन आपको ध्यान रखना है कि बड़ा लॉस कौन लेने को तैयार है। तीसरी चीज आती है विल टू फाइट। ये विल टू फाइट अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये सब चीजों को ध्यान रखिए। जैसे क्या अफगानिस्तान यूएसए से बड़ा मिलिट्री पावर है या ग्रेटर नेशन है? नहीं, बट उनके जो तालिबान फाइटर्स की जो विल टू फाइट थी, उन्होंने उनको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। सेम चीज जाती है वियतनाम के बारे में, जहां यूएसए पहुंचा। यूएसए उनसे बहुत ज्यादा गुना शक्तिशाली था, लेकिन विल टू फाइट जो वियतनामीज में थी, उन्होंने उनको सक्सेसफुल नहीं किया। तो उन सब चीजों पे हम आगे गौर करते रहेंगे। तीसरी आती है आपको, जो हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया था, सर्विसेबिलिटी रेट। आपने इक्विपमेंट लिया है या तो खुद प्रोड्यूस किया है, यहां कहीं से खरीदा है, तो वो कितना रिलायबल है। अब भारत की ही बात लीजिए तो जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, वो कार्बाइन वगैरह बनाती हैं, तो उनका फेलियर रेट 41% है, जो कि बहुत ज्यादा है। साथ साथ ही जो MiG-29 इंडियन नेवी ने लिए हुए हैं रूस से, उनकी सर्विसबिलिटी कुछ 27 से 41, दैट इज 27 to 41% ही है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर आप चीन को देखें तो उनका इक्विपमेंट कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। चीन के देश के अंदर तो हम आंकड़े नहीं ला सकते, लेकिन जो उन्होंने सप्लाई किया है, जैसे म्यांमार को उन्होंने JF-17 सप्लाई किया है, जो कि हमेशा ही ग्राउंडेड रहते हैं, या उन्होंने बांग्लादेश को टैंक्स और आर्टिलरी गन्स सप्लाई की हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा हाई फेलियर रेट्स हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ JF-17 प्रोड्यूस किया,
उसमें मैसिव डिफेक्ट्स हैं, जो कि फ्रॉम एयर फ्रेम क्रैक से लेकर और कई मुद्दे हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन्होंने यूएवीज जो हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वो सप्लाई किए हुए हैं वर्ल्ड ओवर, और उनका फेलियर रेट, उनका एक्सीडेंट रेट बहुत हाई है और सर्विसबिलिटी रेट बहुत पुअर है। तो ये आगे करते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रोक्योरमेंट रेट की तरफ। भाई, जब आपने डिसाइड किया कि हमने आज ये आइटम खरीदना है, तो या आज ये आइटम हमने बनाना है, तो अगर आपने खरीदना है तो आपको डिसीजन अलग तरीके से करना पड़ेगा, आपको अगर बनाना है तो अलग तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसमें अगर गौर करें तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनको कार्बाइन का एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया गया था। 15 साल हो गए, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक आर्मिंग डिवाइस ऑफ एम्यूनिशन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया गया था, वो 17 साल हो गए, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने ढेर लगा दिया 5.56 इंसास राइफल का, 5.56 mm LMG का, 9 mm पिस्टल का, 641 करोड़ का आर्म्स उन्होंने तैयार कर दिए, जबकि कोई बायर नहीं था। इंडियन आर्मी की डिमांड है 7.62 mm वेपन। इसको लेते हुए आगे बढ़े तो अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, जो कि DRDO ने तैयार किया है, उन्होंने 14 साल लगा दिए। नाग एंटी टैंक मिसाइल 30 इयर्स लगाए हैं DRDO ने। अर्जुन मार्क 1 टैंक 20 साल लगे बनने में। फिर P-75 कलवरी क्लास सबमरीन, जो इंडियन नेवी अभी अगले साल प्रोक्योरमेंट ख़त्म कर देगी, उसका जो इंडिया में ही प्रोड्यूस किए गए हैं, उसको 1997 में डिसीजन लिया गया था और 27 साल बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा। P-75I या इंडिया कह लीजिए, वो 1999 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और अभी तक शुरू ही है, उसका कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं है वो कब उसकी बारी आएगी। फिर विक्रांत, INS विक्रांत, जो हमारा प्राउड मोमेंट रहा है लास्ट ईयर एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशनिंग का, उसको 13 साल लग गए, जबकि चीन ने 6 साल में ही अपना शैंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लिया था। INS विक्रांत के एयरक्राफ्ट की अभी तक कोई खबर नहीं है। चीन जो है 440 शिप्स जो है 2035 तक तैयार करके अपनी फ्लीट को इतना बड़ा कर लेगा, जो कि एक चिंताजनक बात है। इंडियन एयरफोर्स की बात लीजिए तो उनकी 31 स्क्वाड्रन है इस समय, लेकिन गंभीर बात यह है कि MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन जो है 2025 तक रिटायर हो जाएंगी। MiG-29, जैगवार्स, मिराज 2000, ये 2029 ऑनवर्ड्स ये रिटायर होनी शुरू हो जाएंगी। और प्रोक्योरमेंट होते होते भी भारत की जो वायुसेना है, इसकी स्क्वाड्रन हो सकता है 30 से भी नीचे चली जाए। तेजस मार्क 1 अल्फा जो है 2029 तक ही आने शुरू होंगे। एम का जो है वो 2035 तक। LCA को बनाने में 31 साल लग गए DRDO एंड उनकी दूसरी यूनिट्स को। और हमारे जो 114 जो एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोजेक्ट है वो अभी तक लिंगर ही कर रहा है। 114 एयरक्राफ्ट हमने प्रोक्योर करने हैं। तो ये बातें बहुत गौर करने लायक है। जबकि चीन जो है 90 एयरक्राफ्ट जो है 4.5 to 5 जनरेशन वाले हर साल अपनी फ्लीट में ऐड कर रहा है। और उनका उद्देश्य ये है कि 90% जो उनकी फ्लीट है वो न्यू जनरेशन हो जाए बाय ईयर 2035 तक। तो और उन्होंने साथ साथ ही 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे भी काम करना शुरू कर दिया है। तो ये अगर आप देखा जाए तो बहुत ही सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करते रहना पड़ेगा। और मैं आपको केवल बुरी ही खबर नहीं देना चाहता, अच्छी खबर भी देना चाहता हूं। उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे।
लेकिन ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे एक देश अपने को शक्तिशाली बना सकता है अगर ये ओवरकम करे ये सब जो लकूनास मैंने बताए हैं, ये फॉल्ट्स मैंने बताए हैं सिस्टम में। और अगले हफ्ते हम बात करेंगे इकॉनमी और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन।